राजकुमार आनंद जी ने आरोप लगाए हैं कि दलितों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उसका एजेंडा ठीक नहीं। आप समझ रहे हैं? गौतम गंभीर ने तो बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया, जयंत सिन्हा ने तो आरोप नहीं लगाया, और भी तमाम नेताओं की ओर से उसने तो बीजेपी को लेकर ऐसा नहीं कहा ना। इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, जिनकी ये दुनिया भर की ईडी, सुनिए, ये दुनिया भर की सीबीआई और ईडी बना के बैठे रहते हैं, छोड़ते भी आदमी डर रहा है। आरबीआई का गवर्नर छोड़ के चले गए, इलेक्शन कमिश्नर के सीईओ छोड़ के चले गए। ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, सीईओ इलेक्शन कमीशन के छोड़ के गए। बताओ मैं झूठ कह रहा हूं? तो आरबीआई के गवर्नर छोड़ के चले गए, ऐसा कभी हुआ है देश के अंदर? लोगों को इन्होंने इतनी माहौल बनाया हुआ है कि या तो इनकी बात मान जाओ या जेल में चले जाओ, इस तरीके का। और आज जो आपने कहा कि राजकुमार आनंद जी कहा एससी के बारे में, देखिए राखी बिड़लान जी विधानसभा में उपाध्यक्ष है, वो कोई पद आरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बैठाया गया है वहां पे क्योंकि हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, एससी समाज को। हमने एक जनरल सीट से दिल्ली पे कुलदीप कुमार जी को चुनाव हम लड़वा रहे हैं, जो कि एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। एक हमसे ज्यादा, मैं नहीं समझता आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई पार्टी है जिसने एससी एसटी समाज को इतना सम्मान दिया हो। इनकी तरह थोड़ी कि महामहिम जी खड़ी हुई हैं और ये आराम से बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति का ऐसा अपमान मैं तो नहीं समझता मैंने कभी देखा है। बोलिए शहजाद जी, आप पहले बोलिए संगीत रागी जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, कल सुधांशु जी आपके शो पर थे, चित्रा जी, तो उन्होंने एक ही वाक्य में आशुतोष जी के दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को पकड़ा था। आज जो गुप्ता जी मेरे बड़े भाई वो ही कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है इसलिए सब लोग हमको छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पार्टी छोड़ने वाले लोगों का नाम गिना रहे हैं। मतलब उनको ईडी सीबीआई का डर नहीं है क्या? इसका मतलब कि ईडी सीबीआई का डर नहीं है जिसके कारण लोग छोड़ते हैं। कारण उनके अपने अपने होते हैं, और राजकुमार आनंद ने अपना कारण बताया है, गौतम गंभीर ने अपना कारण बताया है, जयंत सिन्हा ने अपना कारण बताया है। आज से यह कहना बंद कर दो कि ईडी सीबीआई का डर है। अगर ऐसा होता तो हमारा कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता ही नहीं, वो भी चुनाव के दौरान। और गुप्ता जी देखिए, दूसरी बात आपने क्या कह दी। राजेश जी, आप वैसे मेरे मित्र हैं, बड़े भाई, आपको जानते हैं कि मेरा कितना स्नेह है आपके प्रति, पर आपने अभी कहा कि हर कोई आदमी संजय सिंह नहीं होता। यह क्या टिप्पणी आप कर रहे दलित समाज पर? मतलब आपका कहना यह है कि क्योंकि वो राजकुमार आनंद है तो वो डर गए। मतलब दलित समाज डरपोक है, दलित समाज कायर है, और संजय सिंह नहीं डरते। और आपके अरविंद केजरीवाल बड़े शानदार, एकदम घबराते नहीं है, तो उनको बोलिए ना इस्तीफा देने। सिसोदिया जी का इस्तीफा तो उन्होंने तुरंत ले लिया इस मामले में, सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा तो तुरंत ले लिया, तो उनको भी कंटिन्यू करवाते जेल से। दोहरे मापदंड आपके हैं। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद केजरीवाल जी पाब्लो एस्कोबार की तरह सरकार तिहाड़ से चला रहे हैं। यही केजरीवाल ने यह नियम तय किया था कि सोमनाथ जाकर इस्तीफा दो, मनीष जाकर इस्तीफा दो, सत्येंद्र जाकर इस्तीफा दो, लालू जी इस्तीफा दो, मुलायम जी इस्तीफा दो, और आज खुद का इस्तीफा नहीं देना है पर दलित समाज को अपमानित करना है। नहीं, ये दलित समाज का अपमान किया गया है यहां पर। हाँ राजेश जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये आपदा में अवसर ढूंढेंगे, पहले आपदा पैदा करेंगे फिर अवसर ढूंढेंगे। मैंने एक बार भी जात पात की बात नहीं करी कि संजय सिंह जी कौन सी जाति के। अरे मेरे भाई, मैंने कुलदीप कुमार का नाम भी लिया, वो भी तो अड़े हुए हैं। मैंने राखी बिड़लान का नाम लिया। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, वो सारे के सारे यही है ना। कौन छोड़ के चला गया? आपने कहा आपके वाले भी छोड़ के जा रहे हैं। आपके वाले आप पे आरोप नहीं लगा पा रहे क्योंकि वो जानते हैं आप सीडी निकालोगे, आप सीबीआई को पीछे भेज दोगे, आप ईसी को पीछे भेज दोगे, इसलिए वो आप पे आरोप नहीं लगा रहे। बच्चा चुपचाप लिखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। डर बिठाए हुआ आपने, और सब जानते हैं। शायद आप जितना मर्जी टीवी पे बोले जाओ, जैसे मर्जी जाओ, ये सब जानते हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो एक बिजनेसमैन थे, और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। संगीत रागी जी को हजम नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि देखिए, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उनका अपना बिजनेस भी है, ठीक है, और कुछ लोग नहीं होते हैं संजय सिंह या फिर बाकी नेताओं की तरह से, सौरभ भारद्वाज या राजेश जी की तरह। कुछ लोग डर जाते हैं और इसके पीछे ईडी और सीबीआई काम कर रही है। डराने धमकाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं राजेश जी। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आप हमारे मित्र आशुतोष के प्रति बहुत, आप और शहजाद पूनावाला बड़े दोनों निर्मम हैं। आप उनके जले पर नमक छिड़क करके उनको आप बार बार रगड़ते हैं, बट कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है। दूसरी बात, मैं थोड़ा हैरान इसलिए हूं कि आशुतोष कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इन सांसदों को आकर के जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए जब पार्टी जो है वो सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मैं भी मानता हूं कि उनको जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उनको केजरीवाल का इस्तीफा मांगना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
नैतिकता के मापदंड अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने जिन नैतिकता के आदर्शों को खड़ा करने की बात कही थी राजनीति में, उसका सबसे बड़ा सबूत ये था, उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का समय आता, उसका वो बहादुरी के साथ लड़ते, वो छुपाते गए, रहस्यमय बनते गए, मिस्टिक होते गए। उन्होंने अपना पासवर्ड शेयर करने से मना किया। उनके अंदर एक चोर था जो बार बार उनको लगता था कि हम पकड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं हम इस घोटाले में फंसे हुए हैं, और इसीलिए वो बचते रहे। और हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बहुत साफ साफ उनके जितने राजनीतिक तर्क थे उन सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया था। कम से कम उसके बाद में ये सोच रहा था कि क्या यही स्थिति थी? जिस प्रकार से द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, और उस सभा में सारे लोग चुप थे, आज क्या वही सांसद क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं? वो क्यों नहीं कहते कि हाँ, हम तो ये नैतिकता का एक नया आदर्श लेकर के राजनीति में आए थे और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम लड़ाई जारी रखेंगे। आप संघर्ष करते, भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक लड़ाई लड़ते, जितने आरोप प्रत्यारोप हैं सबका। क्या अरविंद केजरीवाल एक अकेला व्यक्ति है? क्या और बाकी लोग नहीं नेता हैं? आप लड़ते हो उनसे, कम से कम बहुत सारे हैं आपके। आप पंजाब के लीडरशिप है, आपके दिल्ली के अंदर कई लीडरशिप है, कई दलित नेता है। आप जमीनी लड़ाई उनसे, आप कह रहे हैं ना कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो राजनीति की लड़ाई आप राजनीति से क्यों नहीं लड़ते? आप तो कह रहे हैं कि हम गिरोह की तरह हम वहां से चलाएंगे। बोलिए आशुतोष जी। एक बात और, राजकुमार, बस एक और छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, उन्होंने बहुत साफ कहा है इस्तीफे में, कहा आम आदमी पार्टी झूठ और मक्कारी की राजनीति कर रही है। आम आदमी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपसे अपेक्षा की जाती थी, आज यदि आशुतोष होते तो मैं यकीनन कहता कि आशुतोष ने टेलीविजन पर भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता का तकाजा था, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गिरोह की तरह इस प्रकार से सरकार नहीं चलानी चाहिए थी। कोई भी व्यक्ति इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि सत्ता की लोलुपता जो है उसके आम आदमी की राजनीति के केंद्र में आ गई है। आशुतोष जी से वो सच जानना चाहते हैं जो अपने सीने में दबाकर वो रखे हुए हैं, और न जाने कौन सी तारीख का वो इंतजार कर रहे हैं जब दिल के भीतर की जो घुटी हुई बात है वो देश के सामने आएगी। खैर, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये मैं उन पर छोड़ देती हूं। लेकिन आपने जो मुद्दों की बात उठाई है मैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, सवाल तो वाजिब है ना। एक गलत परिपाटी की शुरुआत अगर उस मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी जिसने रामलीला मैदान से देश को एक अलग उम्मीद जगाई थी, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप ही सही, लेकिन आरोप तो है ना, हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, तो अगर वो इस परिपाटी की शुरुआत करेंगे तो पलट कर पूछा जाएगा कि फिर आप में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह गया है, और फिर नैतिकता की दुहाई और ईमानदारी की बात इस पार्टी की ओर से कैसे की जाएगी? आशुतोष जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में आज किसी तरीके का कोई फर्क है, और ये आम आदमी पार्टी की शायद सबसे बड़ी पराजय है कि जब आदमी या पार्टी या कोई दल या कोई संगठन अपने मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर पाता या अपने मानदंडों के अनुरूप अगर खरा नहीं उतरता है तो उसकी सबसे बड़ी पराजय यही होती है। उसको किसी और से पराजित होने की जरूरत नहीं होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आम आदमी पार्टी जब 2013 या 2012 में जब बन रही थी, उस वक्त कितने बड़े बड़े मानदंड थे। ये कहा गया था कि 2 कमरे के फ्लैट बनाएंगे, मंत्रियों को जरूरत क्या है। ये कहा गया था लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये कहा गया था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जब ऐसे ऐसे मानदंड आपने अपने लिए स्थापित किए हैं और उसके बाद आपने ऐसे लोगों के इस्तीफे मांगे थे, शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था जो दिल्ली की बहुत ही भली और बहुत ही ईमानदार महिलाओं में से एक थी, मंत्रियों में से एक थी, और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। लेकिन जिस तरीके से उनको मलाइन किया गया था पूरे चुनाव के दौरान, प्रणब मुखर्जी जो देश के बहुत बड़े राजनेता थे और जो देश के राष्ट्रपति जाके बने, उनकी तस्वीरें लगा के जब आपने टांगी जंतर मंतर के ऊपर और रामलीला के मैदान में और उनके इस्तीफे मांगे, वो कभी उनके खिलाफ ना तो कोई चार्जशीट दाखिल हुई, ना उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे इस्तीफे मांगे गए। तो आज अगर आप जेल जा रहे हैं, मैं ये मान सकता हूं कि उनके खिलाफ गलत मुकदमे किए गए, मैं ये मान सकता हूं उनके खिलाफ सारा केस गलत है, मैं ये मान सकता हूं कि ईडी उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब का जो पूरा आकलन होगा वो उनके अपने मानदंडों और उसूलों के हिसाब से होगा, वो बीजेपी के उसूलों के हिसाब से नहीं होगा। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, पहली बात, उनको जैसे ही जेल गए थे, जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती मानी जाएगी।
दूसरी बात, अब हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से ईडी की बातों को काफी हद तक कंफर्म कर दिया है, तो उसके बाद तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इसके पीछे की रणनीति क्या, राजनीति क्या है, तो वही बेहतर जान पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे। बोलिए राजेश गुप्ता जी, बोलिए राजेश गुप्ता जी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी कुर्सी से अगर लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी बातें करके जिन्होंने प्रचंड जनादेश हासिल किया था राजधानी दिल्ली का, उनसे पलटकर पूछा नहीं जाएगा कि इतना मोह क्यों हो गया कुर्सी से? चित्रा जी, मैं न्यायालय का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में आए या ना आए। मेरा हमेशा से ये कहना है कि उसके चैलेंज करने के अपने तरीके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मैं सम्मान करता हूं जो भी न्यायालय ने कहा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसी उच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी के केस में ऐसी ही टिप्पणियां करी थी और बाकायदा यही ऑब्जर्वेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको पलट दिया। 1 मिनट में कह दिया कि आपके पास में कोई मनी ट्रेल नहीं है, 7 महीने से आप एक माननीय सांसद को रख के बैठे हुए, जवाब दीजिए। और उसके बाद में 2 दिन जब एसजी राजू ने मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं दिए कि नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे और बेल दे देंगे, जिसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसी कोई सबूत नहीं है, आपका केस कमजोर हो जाएगा। तो ये हाईकोर्ट ने जो कहा है हमने सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि हम इतना तो कह सकते हैं ना कि हमें वो अच्छा नहीं हमें लगता है कि वो ठीक है, न्याय नहीं है, तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, जिससे मैंने बार बार कहा। दूसरा साहब, मैं रागी साहब को कहना चाहता हूं, देखिए रागी जी, आपने देखा कि आशुतोष जी यहां पर बैठे हुए एक विश्लेषक के तौर पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और हमें भी खड़ा कर सकते हैं। मैंने उनके साथ में काम करा है और बड़े ही आइडियलिस्टिक आदमी है, और शायद इसीलिए एक बहुत आइडियलिस्टिक आदमी के साथ में इतनी इजी नहीं होता कि एक राजनीतिक पार्टी में रहना। उस सब, क्योंकि इतने आरोप जब लगते हैं, कितने आप देखिए, आप सब उसी को घेरने लग गए, लेकिन उस सब के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहता कि मैंने क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने पहले प्रेम को, पत्रकारिता उनका पहला प्रेम है, उन्होंने चुना, और मुझे लगता है कि इतनी डिसेंसी एक आदमी में जो उन्होंने मेंटेन करी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं सम्मान करता हूं। तो मैं रागी जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा सा न्यूट्रल होकर कुछ हमारी तारीफ कर दो, कुछ ये भी बता दो कि मणिपुर के अंदर इतने दंगे हुए तो किसने इस्तीफा मांगा? राजेश जी, हाँ नहीं चित्रा जी, लेकिन मणिपुर का इस्तीफा मांगा कभी रागी साहब ने? रागी जी कहेंगे कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दे? राजेश नहीं, मैंने आपसे एक बात पूछी, मुख्यमंत्री सुनिए, क्या मणिपुर के सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जो अभी कर रहे हैं, आप जो अभी कर रहे हैं, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, जो मणिपुर के अंदर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। कल जाकर के कोई ट्रायल में कोई बैठा हुआ आदमी होगा, जिसका ट्रायल हो रहा होगा, कैदी, वो कहता है मैं एक जेल में, मैं तो जेल से ही सारा काम करूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम तुम्हारी बातें क्यों माने? इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बाकी सारी चीजें गलत है। भाई मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा, बात का जवाब दूंगा, आप एक बात का जवाब दे दो। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, आप समझदार हैं, मुझसे बड़े हैं, बताइए। देखिए, मणिपुर की, आपको मणिपुर की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी है कि क्यों ऐसी घटनाएं घटी हैं? मैंने आपसे पूछा, आपसे मणिपुर की घटनाओं के बारे में जानकारी है कि क्यों इस प्रकार का हुआ? मैतेई और उनके बीच में क्यों लड़ाई है, क्यों आपको मालूम है? आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है, क्योंकि वहां का जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको बाहर के लोग, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आ रही हूं शहजादी। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, गलत हुआ सही हुआ, आपके कहने से मेरा विश्लेषण नहीं होगा, मेरे कहने से मैं मानता हूं कि मणिपुर के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है जो बाहरी ताकत है, जो वायलेंस करवा रहा है। आपको जानकारी नहीं है, इस चीज की आपको जानकारी नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उसे बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। चित्रा जी, आप मान जाओ ठीक हुआ। चित्रा जी, क्या मुझे अपना समय मिल जाएगा? बोले शहजादी। चित्रा जी, अरे राजेश जी, एक राजेश जी, मैं अपनी बात सेकंड